जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होपफुली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आमुख या प्रीफेस से रिलेटेड कुछ उम्दा क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के विषय में असत्य कूट चुनिए। तो देखिए, पहले तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे असत्य पूछा गया है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट जो है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट, यह विषयों को पृथक रखते हुए सूचनाओं को रटा देने का समर्थन करता है। ये गलत है। ये विषयों को पृथक रखने का नहीं, बल्कि ये सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट या को रिलेट करने का समर्थन करता है। यहाँ पे टीचर्स से अपेक्षा की गई है कि टीचर्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना चाहिए। साथ में ये कह रहा है कि सूचनाओं को रटा देने का समर्थन करता है। ये भी गलत है। सूचनाओं को रटा देने का ये विरोध करता है और सूचनाओं को रटाने के स्थान पर ज्ञान का निर्माण करने का समर्थन करता है। अगला स्टेटमेंट है, विद्यालयी जीवन व दैनिक जीवन में समन्वय का समर्थन करता है। ये स्टेटमेंट ठीक है कि बच्चों के स्कूल लाइफ और जो डेली रूटीन लाइफ है उसको इंटर रिलेट या को रिलेट करने का यहाँ पे ये समर्थन करता है, क्योंकि बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, स्कूल लाइफ से पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं या डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके बच्चा स्कूल में जो भी उसे सिखाया जाता है उन दोनों को इंटर रिलेट करके इजीली नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सीखने के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है। ये बिल्कुल सही है। टीचर्स से ये अपेक्षा की जाती है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वे बच्चों को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर देंगे, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी इमेजिनेशन को और उनके एक्सपीरियंसेस को सीखने के दौरान काम में लेने का वो पर्याप्त उन्हें अवसर देंगे। बच्चों को पहल करने के लिए वो अवसर देंगे, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है, दैनिक समय सारणी के लचीलेपन एवं दबाव सहित मूल्यांकन का पक्षधर है। तो ये गलत है। ये गलत क्यों है फ्रेंड्स? देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये दबाव सहित नहीं, यहाँ पे दबाव रहित होना चाहिए कि इवैल्यूएशन सिस्टम प्रेशर फ्री होना चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर बच्चे के माइंड में किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और आधा स्टेटमेंट ये सही है कि दैनिक समय सारणी के लचीलेपन का ये समर्थन करता है कि जो दैनिक समय सारणी है, जो डेली टाइम टेबल है, इवन नॉट ओनली डेली टाइम टेबल बल्कि जो ईयरली टाइम टेबल है वो भी फ्लैक्सिबल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आधा सही है और आधा गलत है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शंस देखते हैं इसके, ए 1 व 4, बी 1 व 3, सी 2 व 3, डी 2 व 4। तो यहाँ पे पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1 व 4 असत्य कूट हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के लिए NCF 2005 किस संकल्पना का समर्थन करता है? ए व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म, बी संज्ञानवादी कॉग्निटिविज्म, सी कंस्ट्रक्टिविज्म निर्मितिवादी और डी संरचनावादी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा आपको, लेकिन यदि इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है तो बेहतर होगा कि हम इंग्लिश के भी टर्म्स याद रखें। ख़ास तौर से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। जैसे निर्मितिवादी, यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्मितिवादी। निर्मितिवादी को इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं और संरचनावाद को स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। यहाँ पे ये जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग
कंस्ट्रक्टिविज्म का हिंदी भी संरचनावाद कह देते हैं, जबकि संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म है। तो कुछ लोग फिर यहाँ पे संरचनावाद को आंसर लगा सकते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स को ध्यान रखें। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि 1. बच्चा पूर्व अनुभवों के साथ विद्यालय जाता है। 2. बच्चों के अपने अनुभव उनके ज्ञान के निर्माण में सहायक होते हैं। 3. विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने से सीखना सरल हो जाता है। सही है। देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बच्चा पूर्व अनुभवों के साथ विद्यालय जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सभी बच्चों के होते हैं स्कूल लाइफ से पहले के, और वे उन एक्सपीरियंसेस के साथ स्कूल जाते हैं। ये जो उनके अनुभव हैं वो बच्चों को सीखने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यही कहा गया है कि बच्चों के अपने अनुभव उनके ज्ञान के निर्माण में सहायक होते हैं, कि स्कूल लाइफ से पहले के जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब स्कूल में उन्हें कुछ भी सिखाया जाता है तो वो उन एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, और कोरिलेट करने की ये कोशिश उनके लिए सीखने में मददगार होती है। अगला है, विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने से सीखना सरल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि स्कूल लाइफ की जो एजुकेशन है उसे डेली लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह सेपरेट कर दिया जाए तो फिर बच्चे को जब कुछ चीज़ प्रैक्टिकली नज़र ही नहीं आएगी तो वो कैसे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, बल्कि फिर वही चीज़ होने लग जाएगी कि एग्ज़ाम्स को पास आउट करने के लिए वो लोग रूट मेमोरी पे डिपेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। ये कह रहा है कि विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि, तो यानी कि यहाँ पे ये तीनों सही हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 व 3, डी 1 2 व 3, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सर्जना और पहल को विकसित करने की आवश्यक शर्त नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से नहीं है बात की गई है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बच्चे को विषय की निर्धारित जानकारी या सूचना का ग्राहक न माना जाए, यानी बच्चे को केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। बच्चे को एक रोबोट नहीं मानना चाहिए कि बच्चा एक रोबोट है और हम उसमें इंफॉर्मेशन भरते जा रहे हैं। सेकंड है, सीखने की प्रक्रिया में सामूहिक बातचीत, बहस व हस्त गतिविधियों को शामिल किया जाए, यानी जो ग्रुप डिस्कशन है या छोटे स्तर पे जो बातचीत है या बहस है, डिबेट है, बच्चों के बीच में आपस में आपसी बातचीत है, या हाथ से की जाने वाली कुछ एक्टिविटीज़ है, उनको शामिल किया जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है। सीखने के दौरान बच्चों की कल्पनाशीलता व अनुभवों को पर्याप्त महत्व दिया जाए। ये तो बात कही ही गई है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चे का जो इमेजिनेशन है और उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। फोर्थ है, विषय अध्यापन को सीमित कर सूचनाएं मात्र दे दी जाएं। ये स्टेटमेंट गलत है कि ये विषयों को सीमित करने की बात नहीं कहता है, बल्कि विषयों को कोरिलेट, इंटररिलेट करने की बात कहता है, और सूचनाएं देने का ये विरोध करता है। सूचनाएं देने के बजाय टीचर बच्चों को इस तरह से फैसिलिटेट करे कि बच्चे अपने लेवल पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसका गलत है, और ये कह रहा है आवश्यक शर्त नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए केवल 1, बी 1 व 4, सी 2 व 4, डी केवल 4। तो ये नहीं होना चाहिए फोर्थ स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत को चुनिए। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट देखना है हमें। ए,
सीखने का तात्पर्य मात्र किताबी ज्ञान नहीं है। सही बात है ये कि केवल किताबी ज्ञान जो है या जो बुकिश नॉलेज है उसे आप लर्निंग नहीं कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें इस स्टेटमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। तो जो बुकिश नॉलेज है वो लर्निंग का बेस नहीं होता है, बियॉन्ड बुक भी सीखा जा सकता है। और केवल बुकिश नॉलेज ही लर्निंग नहीं होती है, बल्कि लर्निंग में लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे खुद के लॉजिक होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वो सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। बुकिश नॉलेज को हम एक तरह से इंफॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं, एंड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज। नेक्स्ट है, बच्चे सूचना के संग्रहकर्ता मात्र नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है ये कि बच्चे केवल सूचनाओं को संग्रहित नहीं करते हैं, यदि एक टीचर उन्हें बिल्कुल सही एनवायरनमेंट दे, ठीक ढंग से उन्हें फैसिलिटेट करे और उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको भी सीखने की प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से शामिल करे, तो बच्चे सूचनाओं का संग्रह नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने स्वयं के स्तर पर सीखना आरंभ कर देते हैं और इस तरह से वे एक लिटिल साइंटिस्ट या एक अच्छे ज्ञान के सर्जनकर्ता, नॉलेज क्रिएटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, दैनिक समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि यदि कोई इस तरह का इतना टाइट टाइम टेबल होता है जिसमें कि अकॉर्डिंग टू नीड चेंजेस नहीं किए जा सकें, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, गर्मी में जो स्कूल का टाइम है वो चेंज हो जाता है, सर्दी में फिर से वो टाइम चेंज हो जाता है, या छोटे बच्चों के लिए जो टाइम टेबल होता है उसमें उनकी जो कालांश होते हैं या जो पीरियड्स होते हैं वो कम समय के होते हैं, और उनका जो स्कूल का डेली का जो टाइम है वो भी कम होता है। तो फ्लैक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है। डी है, शिक्षा का आधार मात्र पाठ्य पुस्तक को बनाया जाना चाहिए। यही गलत है, शिक्षा का आधार मात्र पाठ्य पुस्तक को नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक साधन है, पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं है। या ये कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तक एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यानी ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो गया, तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को माना गया है ए, ज्ञान का सृजनकर्ता, एक ज्ञान का सृजनकर्ता, या दो सूचनाओं का संग्रहकर्ता। ऑप्शंस देखते हैं, ए 1 व 2, बी केवल 2, सी केवल 1, डी दोनों ही नहीं। तो हमने पढ़ा है कि बच्चे को यहाँ पे नॉलेज क्रिएटर या नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करने वाला माना जाना चाहिए, ज्ञान का सर्जनकर्ता माना जाना चाहिए, न कि उसे एक रोबोट की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसे सूचनाओं का संग्रहकर्ता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मीनिंग पूछा है, इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट देके। एक, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पना व अनुभवों की भागीदारी। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट्स या लर्नर को ही सेंटर में रख के यहाँ पे सारी बात की गई है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो लर्नर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस और उनके इमेजिनेशन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी। सेकंड है, बच्चों के मानसिक स्तर पर आधारित पाठ्य वस्तु, गतिविधियां व समय सारणी। बिल्कुल सही है, एजुकेशन जब दी ही बच्चों को जा रही है तो उनका जो मानसिक स्तर है, जो मेंटल लेवल है,
उसी के आधार पर उनका जो कंटेंट है या जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या जो उनका टाइम टेबल है वो होना चाहिए। यदि वो उनकी सुविधा के अनुसार नहीं होगा, यदि वो टीचर्स की सुविधा के अनुसार होगा, तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा या लर्नर सेंटर्ड नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है दबाव रहित मूल्यांकन विधियां। ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि बच्चे प्रेशर में न आए, बल्कि जॉयफुली जिस तरह से वो लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं उसी तरह से विदाउट फियर वे लोग इवैल्यूएशन जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें भी शामिल हो सकें। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा बच्चों के प्रश्नों का हल व समस्या का समाधान स्पष्ट करना। ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चे के मन में जो प्रश्न है या उसे जो प्रॉब्लम है उसे टीचर सॉल्व नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है ना, कई टीचर्स का नेचर होता है, हालांकि अब तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत इसे बच्चों का शोषण माना जाएगा, तो कि टीचर्स बच्चों के सवाल पूछने पर तुम फालतू के सवाल पूछ रहे हो, ये कोई सवाल नहीं होता है। तो इस तरह का जो नेचर है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड बच्चों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा फिर क्वेश्चंस पूछना छोड़ देता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो धीरे धीरे उसके मन में दबे रहते हैं और ये जो दबाव है वो उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि टीचर जो है वो बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनको वो शांत करे, यानी उनके प्रश्नों के उचित समाधान प्रस्तुत करे। समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पे जो टीचर का जो फैसिलिटेटर वाला रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह की जो सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम कहलाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के सृजनकर्ता हैं यदि बच्चे ज्ञान के सृजनकर्ता हैं यदि 1 जगह, समय और आज़ादी दी जाए, 2 पहल करने का अवसर दिया जाए, 3 विषयों को अंतर संबंधित कर अध्ययन अध्यापन करवाया जाए, और चौथा है सूचना का संग्रहकर्ता मानने के बजाय नन्हे वैज्ञानिक के रूप में पोषित, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आधा रह गया, पोषित किया जाए। यहाँ पे इसे कर लीजिएगा, पोषित किया जाए। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए कहा गया है, ये बार बार में यही कहा जा रहा है कि बच्चों को एक रोबोट नहीं मानना चाहिए, उन्हें इंफॉर्मेशन गैदरर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अपने खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी खुद की इमेजिनेशन होती है। तो बच्चों को हमें एक लिटिल साइंटिस्ट के रूप में ट्रीट करना चाहिए, तब वे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे अच्छे से। विषयों को अंतर संबंधित कर अध्ययन अध्यापन करवाया जाए, बिल्कुल सही बात है। बार बार में सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात यहाँ पे की गई है। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को मतलब बढ़ावा मिलेगा, वो एक ही चीज़ के प्रति अलग अलग नज़रियों से सोचना आरंभ करेगा, देखना आरंभ करेगा, और उसकी ये जो प्रवृत्ति है उसके सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सहायक होगी। पहल करने का अवसर दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चों को इनिशिएटिव्स लेने दिए जाए तो हम देख सकते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है
उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। घर में भी कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को हम लोग मना करते हैं कि नहीं ये काम तुम्हें नहीं करना है, ये काम। जनरली हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे ऐसे मम्मी पापा या घर में कोई भी मेंबर काम कर रहा हो तो वो भी साथ का साथ में करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जगह, समय और आज़ादी दी जाए। यदि उन्हें पर्याप्त जगह पर, पर्याप्त समय पर और पर्याप्त तरीके से स्वतंत्रता दी जाए तो वे एक अच्छे सर्जनकर्ता साबित हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1, 2 व 3, बी 2 व 4, सी 2, 3 व 4, डी 1, 2, 3 व 4। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? ए संवाददाता, बी संवादकर्ता, सी सुविधा प्रदाता या डी सूचना प्रदाता। तो देखिए, संवाददाता तो हम लोग जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें देखते हैं ना, एक जगह पे जो न्यूज़ रीडर है वो दूसरी जगह के न्यूज़ जो रिपोर्टर होते हैं उनसे न्यूज़ लेते हैं, तो वो तो हो गए संवाददाता, किसी चीज़ की एक जगह की सूचना दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले। संवादकर्ता, संवादकर्ता होना चाहिए टीचर को, लेकिन केवल संवादकर्ता की भूमिका में टीचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ओवरऑल रोल प्ले करना चाहिए टीचर को उसकी बात की गई है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तीसरा है सूचना प्रदाता। सूचना प्रदाता तो जब बच्चे को ही सूचना का संग्रह करता नहीं माना गया है तो टीचर तो सूचना प्रदाता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ये 3 आउट हो जाते हैं। रह जाता है सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर, कि टीचर को एक अच्छे फैसिलिटेटर की तरह बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो सके। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अलग तरह से भी बन सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी डाल दें, तो यहाँ पे आपको ये जो दूसरे वर्ड्स हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई लोग यदि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर वे उपरोक्त सभी पर टिक करके आ जाएंगे और वो उनका आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सुविधा प्रदाता की भूमिका में एक शिक्षक को होना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए पढ़ना बोझ व दबाव मुक्त रहे, इसके लिए आवश्यक है कि 1 रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए, यानी रोट मेमोरी को इग्नोर किया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि रटने की प्रवृत्ति को कम करना चाहिए। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें एक टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए। सेकंड है, सीखने की प्रक्रिया को यथासंभव व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए। ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को यथासंभव व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए का मतलब है कि स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उसको बच्चों की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो डेली रूटीन लाइफ है, उनसे को रिलेट करके एग्जाम्पल्स दिए जाएं या कोई घटना या वृत्तांत उन्हें सुनाया जाए, यानी स्कूल के बाहरी और आंतरिक जीवन को जोड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये भी ठीक है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार बहुविधि आधारित हो। ये भी सही है। आवश्यकता अनुसार बहुविधि आधारित हो कहने का मतलब है यहाँ पे कि बच्चों के मानसिक स्तर, उनकी उम्र, उनकी आवश्यकता के अनुसार कंटेंट तो है ही, साथ में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट डिमांड, उसमें अलग अलग जो अप्रोचेज है उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें मल्टी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, कंटेंट की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनका जो
एज लेवल है उनकी अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं कि हम 9th-10th के बच्चों को प्ले वे मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2nd-3rd क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम लेक्चर मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें अकॉर्डिंग टू नीड कोई भी जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है वो शामिल होनी चाहिए। अगला है उपलब्धि का आधार तथा मूल्यांकन का आधार मात्र पाठ्य पुस्तक की सामग्री को न माना जाए। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है या जो बच्चों का अचीवमेंट है उसका बेस सिर्फ पेन पेंसिल या पेपर पेंसिल टेस्ट को ही नहीं माना जाए, सिर्फ बुक का जो कंटेंट है उसके आधार पर बच्चों को एग्जामिन या इवैल्यूएट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको इवैल्यूएट किया जाना चाहिए और फिर बच्चों का अचीवमेंट देखा जाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1, 2, 3 व 4, बी 2 व 3, सी 1 व 2, डी 1 व 3। तो यहाँ पे हमें बताना है आवश्यक है कि, यानी सही जो है वो हमें बताना है यहाँ पे जो सही है वो। तो चारों ही यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन ए 1, 2, 3 व 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के विषय में सही नहीं है। देखिए सही नहीं है बताना है हमें। ए पाठ्य पुस्तक साध्य न होकर सीखने की प्रक्रिया में एक साधन मात्र है। बिल्कुल सही बात है। टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली अ सोर्स, है ना, नॉट ओनली अ सिंगल सोर्स। टेक्स्ट बुक इज अ सोर्स ओनली, है ना, केवल एक मात्र साधन नहीं है, सिर्फ एक साधन है ना। बहुत सारे साधनों में से एक साधन है, एक अकेला साधन नहीं है। किताब के अलावा भी बहुत सारे साधन हैं। दूसरा है ज्ञान निर्माण का आधार मात्र किताबी सूचना नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो नॉलेज है उसका बेस केवल किताबी सूचना कभी नहीं हो सकता। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में, देखिए किताबी ज्ञान या किताबी सूचना ही सीखने का आधार क्यों नहीं है। कोई भी बच्चा हो वो स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ सीखा हुआ ही होता है, उसके कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी फैमिली उसका जो फर्स्ट स्कूल होता है उसमें उसने कुछ ना कुछ सीखा हुआ होता है, तो वहीं से उसकी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो केवल किताबी सूचना ही बच्चे के ज्ञान का निर्माण का आधार नहीं हो सकती है। सी है सीखने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक ही साध्य है, मात्र साधन नहीं है। पाठ्य पुस्तक ही साध्य है। देखिए ये यहाँ पे गलत है, पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं है, पाठ्य पुस्तक एक साधन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। डी देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से परे भी अध्ययन अध्यापन संभव है। बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 तो बल्कि कहता ही यही है कि बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाके भी टीचिंग करने की एक टीचर को कोशिश करनी चाहिए। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग की यहाँ पे बात की गई है, तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये भी सही है, यानी यहाँ पे सही नहीं कौन सा है, डी। तो ऑप्शन सॉरी डी नहीं सी, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयी जीवन और बाहरी जीवन के बीच के अंतर को मिटाने के लिए आवश्यक है कि एक अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य साधनों को भी शामिल किया जाए। बिल्कुल सही बात है, फिर से वही बात आ गई है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाकर अदर सोर्सेज को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने की बात की गई है। अब उन अदर सोर्सेज में टीचर्स के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बच्चों के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर घटी कोई घटना हो सकती है, विद्यालयी स्तर की कोई बात हो सकती है, बच्चे के
पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी या कोई कहानी, वृत्तांत, उदाहरण हो सकते हैं जो कि अन्य साधनों के रूप में यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम में लिए जा सकते हैं। या टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे जो कि बच्चों की एजुकेशन से और उनके कंटेंट से रिलेटेड हो। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही बात है। यदि टीचर बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनिशिएटिव लेने के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चों के लिए सीखना वहाँ पे जल्दी और सरल हो जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चे अपनी नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट करेंगे ही, जो दूसरी जो दिशाएं हैं उनमें भी बच्चों का विकास होगा। जैसे जब बच्चा इनिशिएटिव लेगा और उसे एप्रिसिएशन मिलेगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अनुभवों को पर्याप्त जगह दी जाए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये बात तो बार बार में कही जा रही है एनसीएफ 2005 में कि क्लासरूम टीचिंग जब होती है तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के अनुभवों को क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल करे। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे यदि टीचर कोई क्वेश्चन पूछते हैं या बुक में कोई मान लीजिए कन्वर्सेशन आता है या बुक का कोई इंसिडेंस होता है, टीचर क्लियर कर रहा होता है और बच्चे बोलते हैं हाँ मैम ऐसा हुआ था, सर ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों को टोक देते हैं, इंटरफेरेंस करने से रोक देते हैं। तो वहाँ पे ये करना गलत होता है। टीचर्स को चाहिए कि वे वहाँ बच्चों को आवश्यकता अनुसार, ये नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है और अननेसेसरी बात कर रहा है, जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे बच्चों के एक्सपीरियंसेस को शामिल करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 2 व 3, डी कोई नहीं। तो आवश्यक है बताना है हमें यहाँ पे, यानी कि जो सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो तीनों ही सही है और तीनों आ रहे हैं ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी 1 2 व 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में सहायक है। 1 दैनिक समय सारणी का लचीलापन, 2 शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, 3 पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में, और चौथा है बच्चे की खोजी या अन्वेषी प्रवृत्ति। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 4, डी उपरोक्त सभी। तो ये पूछ क्या रहा है, सहायक है, यानी सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से क्या चीज़ें हेल्पफुल हैं या क्या बातें सही हैं। तो फर्स्ट कह रहा है दैनिक समय सारणी का लचीलापन, बिल्कुल सही बात है। जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए होना चाहिए, तो उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इजी बनाया जा सकता है। सेकंड है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, यानी टीचर का जो रोल है वो एज फैसिलिटेटर होना चाहिए, ये भी सही है। दोनों ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में, ये भी बिल्कुल सही है कि पाठ्य पुस्तक को एक सोर्स के रूप में यूज करना चाहिए, ओनली सोर्स के रूप में नहीं लेना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से परे भी जो सोर्सेस पॉसिबल हों उनको यूज करना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट है बच्चे की खोजी या अन्वेषी प्रवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की खोजी और अन्वेषी प्रवृत्ति जो है वो उसके सीखने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सही नहीं है। 1 पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक तथ्यों का संग्रह होना चाहिए, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक तथ्यों का संग्रह नहीं होना चाहिए।
इवन पाठ्य पुस्तक में तथ्यों का संग्रह होना ही नहीं चाहिए। जो सूचनाएं शामिल की जाती हैं वो सूचनाएं भी इस तरह से प्रस्तुत की जानी चाहिए कि बच्चे उन सूचनाओं के संदर्भ में भी डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप कर सकें और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे कोरिलेट कर सकें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है, पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु से संबंधित गतिविधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड है, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य सामग्री का क्रम सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए होना चाहिए। ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन डालना मैं भूल गई हूँ, कोई नहीं, अभी हम लिख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो भी कंटेंट शामिल किया जाता है वो हमेशा सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए होना चाहिए। हम लोग देखते भी हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो कि जो कंटेंट है वो पहले इजी होता है और जैसे जैसे क्लासेस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो कंटेंट जो है वो डिफिकल्टीफुल होता चला जाता है। पाठ्य पुस्तक के विषय में वस्तु से संबंधित गतिविधियों को स्थान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने और आपने, हम सभी ने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप से कॉलम्स दिए हुए होते हैं। उन कॉलम्स में कहीं पे शब्दों के अर्थ जानने के लिए बूझो तो जानो के नाम से कॉलम दिया हुआ है, तो कहीं पे लिखा हुआ है यह भी करके देखें, तो कहीं है शिक्षक की सहायता से करें, या कहीं पे कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, जो कंटेंट है उससे रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनको भी बुक्स में शामिल करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन हम लगा लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। ए केवल 1, बी 1 व 3, सी 2 व 3 या डी कोई नहीं। तो यहाँ पे जो, क्योंकि गलत बताना है हमें, तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो केवल पहला है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 गलत है। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, एनसीएफ के संबंध में उचित को चुनिए। एनसीएफ के संबंध में जो करेक्ट है वो हमें देखना है। 1, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ओके, यहाँ पे आपको एनसीएफ का एब्रीवेशन या कह सकते हैं आप एनसीएफ की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों ही नहीं। तो देखिए 1 में ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और 2 में कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो मैंने आपको बताया था कि करिकुलम का जो हिंदी अर्थ है वो पाठ्यचर्या है, न कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है सलेबस। पाठ्यक्रम के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है सलेबस, जबकि करिकुलम का हिंदी मीनिंग होता है पाठ्यचर्या। तो यहाँ पे केवल दूसरा जो है वो सही है, तो केवल 2 देख लेते हैं। केवल 2 मिलता है हमें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स। होपफुली कि आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। साथ ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।